स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इसरो फार्मासिस्ट का पार्ट 3 और ये हमारा आज लास्ट पार्ट होगा इसका। और जो हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट है वो 56 नंबर से स्टार्ट है जाकर के। क्लोमिफिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स। देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो क्लोमिफिन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया जाकर के आपका बंध्यता का उपचार। बंध्यता का मतलब ये तो ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी हो गई, मतलब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो बॉडी के अंदर तो उसको कह दिया जाता है इनफर्टिलिटी। ठीक है, जिससे आपका जिस प्रोसेस में आपका स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बनाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका फीटस बनता है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है मैच्योर चाइल्ड की बर्थ होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ना होना कहलाता है इनफर्टिलिटी। तो क्लोमिफेन का इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट में इनफर्टिलिटी के बिकॉज इट स्टिमुलेट, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है क्या, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी एलएच सिक्रीशन, या फॉलिकुलर डेवलपमेंट, या ओव्यूलेशन, या यूट्रस एक्टिविटी। तो द राइट आंसर इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है बढ़ा देता है या स्टिमुलेट कर देता है, इसके बाद ही क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो पाता है। क्लोमिफेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो हो रही होती है वो नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आइसोक्सप्रीन इज यूज टू ट्रीट। आइसोक्सप्रीन का इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? चार ऑप्शन है, अस्थमा में, नेजल कॉन्जेशन में, सीवियर हाइपोटेंशन, या प्रीमेच्योर लेबर। तो द राइट आंसर इज प्रीमेच्योर लेबर, और ये यूट्रिन रिलैक्सेंट कैटेगरी की मेडिसिन होती है। इसमें आपकी एक आ जाती है रीटाड्रीन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिनोमेनन ऑफ इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू इज नोन एज। देखिए द फेनोमेनन यानी ऊतक परिघटना। फेनोमेनन का मतलब होता है किसी तरीके की घटना या परिघटना जिसमें क्या होता है ऊतक के आक्रमण तथा विनाश की परिघटना के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या पैथोजिनेसिटी, या पैरासिटिज्म परजीविता। तो द राइट आंसर इज होगा जाकर के इसका पैथोजिनेसिटी। पैथोजिनेसिटी का मतलब क्या होगा जाकर के रोग जनकता। रोग जनकता मतलब जब बॉडी के अंदर कोई रोग होता है तो उसमें क्या होता है जाकर के उस डिसीज की वजह से एक घटना होती है, जिस घटना के तहत क्या होता है जाकर के इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक के ऊपर आक्रमण होगा और विनाश होगा। ठीक है, ऊतक का आक्रमण और विनाश देखने के लिए मिलता है। और किस वजह से? जो माइक्रोब्स होते हैं जो इंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल, ये क्या करते हैं अंदर जाकर के बॉडी को वीक करते हैं। और वीक कैसे करेंगे जाकर के? इसी तरीके से करेंगे जाकर के, डिस्ट्रॉय करेंगे जाकर के टिश्यू को। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड। देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो हमारे जीव जंतु होते हैं जो कि ग्रो करते हैं जाकर के ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया जाकर के आपका जैव पदार्थों पर, फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड, मतलब डेड प्लांट्स या एनिमल्स पे। प्लांट्स जो कि डेड हो चुके हों, एनिमल्स जो डेड हो चुके हों, ठीक है, उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सेप्रोफाइट्स, साइकोट्रोप्स, पैरासाइट्स, या मीजोफिल्स। द राइट आंसर इज सेप्रोफाइट्स। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को एक बार। मृत पौधों या जानवरों से जैव पदार्थ पर पलने बढ़ने वाले जीवों को, ये यहाँ पे आपका डैश क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज सेप्रोफाइट्स, यानी मृत जीवी। मृत शरीर के ऊपर अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? मृत जीवी। अगर वो जीवित शरीर के ऊपर ग्रोथ कर रहे होते, ठीक है, तो उसको कह देते हैं हम लोग पैरासाइट्स। क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं वो जीवित शरीर के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं, ना कि मृत शरीर के ऊपर। पैरासाइट्स के जैसे आपके उदाहरण अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म हैं। एंटी हेलमेंथिक जो मेडिसिन होती हैं वो इन्हीं पैरासाइट्स को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हेलमेंथिस को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर बढ़ेंगे 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन अ परसेंटेज ऑफ
ग्लिसरॉल को हम लोग एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसका परसेंटेज क्या रखेंगे हम लोग 50%, 1%, 15%, 1%, 50% या 0.1%। द राइट आंसर इज 50%। 50% जो है इसका परसेंटेज होगा ग्लिसरॉल का, और इस्तेमाल किया जाएगा प्रिजर्वेटिव की तरह। प्रिजर्वेटिव का मतलब किसी भी केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ से, यानी उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। फिर 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी इज, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है केवल जिस जगह पे चोट लगी हो उसी जगह से, ठीक है। इंजरी का मतलब हो गया चोट लगना। अब जैसे हिंदी में पढ़ेंगे तो केवल चोट के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकने वाला सूक्ष्म जीव है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, साल्मोनेला टाइफी, क्लस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। तो द राइट आंसर इज जो इसका है वो आएगा जाकर क्लस्ट्रोडियम टिटैनी। क्लस्ट्रोडियम टिटैनी इज द राइट वन, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ। आपने जब कभी देखा होगा कि आपके कहीं चोट लग गई, ठीक है, किसी के सपोज दैट ब्लेड लग गया, या किसी के कुछ ऐसा जंग लगा हुआ कोई हथियार या धारदार जो है कोई चीज़ लग जाए, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि लोग कहते हैं भैया जाओ टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए आप। टिटेनस का ही इंजेक्शन क्यों लगवाने के लिए कहते हैं? कोई ये नहीं कहता कि जाओ भैया एंटीबायोटिक लगवा लो, ठीक है, मतलब ये नहीं कहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे जा करके कि भैया जाइए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए। क्यों? क्योंकि जो टिटनेस होता है क्लस्ट्रोडियम टिटैनी जो होता है ये आपका इंटर ही करता है वुंड से, ठीक है, या इंजरी के प्लेस से, जहाँ पे इंजर्ड हो जाएंगे आप वहाँ से डायरेक्ट ये जो है इंटर करेगा, ना कि आपका ओरल कैविटी से इंटर करेगा, ना ही किसी और दूसरी कैविटी से, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप लोग जो है जाकर के टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए क्योंकि जो है चोट लग गई है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। और ये पाया कहाँ जाता है क्लस्ट्रोडियम टिटैनी? ये कहाँ पाया जाता है? ये घोड़े की लीद में पाया जाता है, घोड़े की लीद में। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है, इसमें ये देखा जाता है कि चोट लगने का स्थान का वातावरण कैसा है। अगर वहाँ का वातावरण इस तरीके का है कि जहाँ पे अस्तबल हो, जहाँ पे घोड़े ओड़े रहते हों, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो है वेस्ट प्रोडक्ट गोबर टाइप का उनका पड़ा रहता है, ठीक है, और उसी में जो है घोड़े के स्टूल में ही जो है पाया जाता है आपका क्लस्ट्रीडियम टिटैनी, और वहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकता है आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टीयर्स कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स नोन एज, देखिए जो आंसू होते हैं, आंसुओं में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? जाइमेज, लाइसोजाइम, डाइस्टेज या लाइपेज। द राइट आंसर इज लाइसोजाइम। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज, देखिए प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉशिंग डिसीज, कॉशिंग डिसीज, फेब्रे डिसीज, पार्किंसन डिजीज या क्वाशियर-कोरेन मैरिस्मस। तो सभी जानते हैं बच्चे बच्चे, इसका आंसर है क्वाशियर-कोरेन मैरिस्मस। फिर बढ़ेंगे 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट, देखिए जो ग्लाइकोजन होता है ये बॉडी की सभी टिश्यू में पाया जाएगा लेकिन एक टिश्यू में नहीं पाया जाता है। कौन सा है वो टिश्यू? लीवर है, किडनी है, मस्तिष्क है या स्टमक है? द राइट आंसर इज ब्रेन। ब्रेन में जो है आपका नहीं पाया जाएगा ग्लाइकोजन, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड होता है। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रेन में पाई जाने वाली एक शुगर कौन सी है? एक ऐसी शुगर होती है जो ब्रेन में पाई जाती है, वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सेरिब्रोसाइड, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द कन्वर्जन ऑफ कैरोटीनॉइड्स टू विटामिन ए टेक्स प्लेस इन, देखिए कैरोटीनॉइड्स जो होता है इसका कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब इसका बदल जाना, इसका अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। द कन्वर्जन ऑफ कैरोटीनॉइड्स टू विटामिन ए, यानी अभी विटामिन ए बन जाएगा, जो कैरोटीनॉइड्स है ये विटामिन ए बन जाएगा। किस अंग में बनता है? इंटेस्टाइन में, किडनी में, यकृत में या स्किन में? द राइट आंसर इज लीवर, क्योंकि आपने सुना है विटामिन ए का फॉर्मेशन लीवर में होता है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। द प्रिकर्सर ऑफ बाइल साल्ट, सेक्स हार्मोन्स एंड विटामिन डी इज, प्रिकर्सर पित्त लवणों,
लैंगिक हार्मोनों तथा विटामिन डी का पूर्वगामी है। यानी किसकी वजह से बनते हैं जाकर के ये तीनों, और इन तीनों में कौन कौन से हैं? बाइल साल्ट, सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी। ये किसकी वजह से बनते हैं? तो आप बताइएगा। डायोजेनिन है, कोलेस्ट्रॉल है, कैम्पेस्ट्रॉल है, या एर्गोस्टेरॉल है? तो द राइट आंसर इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनता है बाइल साल्ट, सेक्स हार्मोन्स और विटामिन डी। याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन क्लासीफाइज एंजाइम्स इनटू, जो इंटरनेशनल एंजाइम आयोग है, ये जो कमीशन है, उसने एंजाइम्स को कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3 क्लासेस, 6 क्लासेस, 4 क्लासेस या 10 क्लासेस। द राइट आंसर इज 6 क्लासेस। और किस तरीके से, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका आ जाता है ट्रांसफरेज, ठीक है, फिर आ जाएगा आइसोमरेज, फिर आ जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइगेज, है ना, लाइएज। तो ये जो ग्रुप है आपने पढ़े हैं एंजाइम्स के, इन्हीं को कहा जाता है ग्रुप, और ये जो क्लासीफाइड किए गए हैं इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन के द्वारा। बढ़ेंगे 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम्स विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो है कंटेन करता है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम्स जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग के टाइम पे। जब कभी भी आपकी चोट लगती है तो जो ब्लड का थक्का जमता है, खून का जो थक्का जम जाता है, उस समय पे एक एंजाइम काम करता है जाकर के, उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। कोलिनिस्ट्रेज है, डी कार्बोक्सिलेज है, ट्रांसमिनेज है, या थ्रोम्बोकाइनेज है? तो द राइट आंसर इज, कोई भी होगा बता देगा कि भैया थ्रोम्बोकाइनेज, क्योंकि थ्रोम्बो रिलेटेड ही है जाकर के प्लेटलेट से थ्रोम्बस, है ना। थ्रोम्बस का मतलब हो गया जाकर के एक तरीके का थक्का, और काइनेज एज लगा है तो यानी ये एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोबाल्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फॉलिक एसिड, नियासिन, विटामिन B12 या बायोटिन। द राइट आंसर इज विटामिन B12 और विटामिन H या विटामिन B7 कौन सा है? बायोटिन। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम, आपसे पूछा जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, वो किस तरीके से होता है? डीएनए टू डीएनए होगा, डीएनए टू प्रोटीन होगा, डीएनए टू आरएनए होगा, या आरएनए टू डीएनए होगा? द राइट आंसर इज डीएनए टू आरएनए। भैया सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए, सिंपल प्रोसेस यही होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होने का डीएनए से आरएनए की तरफ, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए टू आरएनए, ठीक। और आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बने तो उसको क्या कहा जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और हाल ही में आपका जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, ठीक है। उसकी जो वैक्सीन खोजी गई है उसको पहले कन्वर्ट किया गया आरएनए टू डीएनए में, यानी सिंगल हेलिक्स से पहले उसको डबल हेलिक्स में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद जो है उसकी वैक्सीन हम लोग बना पाए हैं। उसके बाद ये पता चला है, इसके बाद ही ये पता चला था कि ये आरएनए वायरस है कि ये डीएनए वायरस है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है और उसके बाद ही हमें उसके अंदर का मटेरियल पता चलता है कि उसके अंदर मटेरियल क्या है, ठीक है। डीएनए टू डीएनए या आरएनए टू आरएनए को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें वो अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो अपनी कॉपी बनाता है जब वो डीएनए टू डीएनए चले या आरएनए टू आरएनए चले, तो इसको कह देंगे, इस प्रोसेस को कहा जाएगा रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन। मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल। मिल्क में कौन सा एक मिनरल नहीं पाया जाएगा? फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। बता दीजिए। सही आंसर है लोहा, यानी कि आयरन। आयरन कहाँ जो है पाया जाएगा मिल्क में आपके? फिर आ जाएगा अनओपेंड इंसुलिन इज स्टोर्ड एट। जो अनओपन इंसुलिन होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों। आंसर के हिसाब से टिक मारेंगे हम लोग। -1 से -5 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 या 20 से 30। द राइट आंसर आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2 से 8 है, ठीक मानते हैं 2 से 8 है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग पूछने का तरीका बदलेंगे। ये सीधे सीधे पूछेंगे कि इंसुलिन इज स्टोर्ड एट, इंसुलिन को किस टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करेंगे?
अगर आप चले जाएं 19 जनवरी को शायद आपका हुआ था पेपर, हाँ 19 जुलाई को 2019 में एक रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन को कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें था कि 2 डिग्री से नीचे, मैं आपको इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 डिग्री से नीचे या लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर बढ़ेंगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जिलार्जिन या ग्लार्जिन जो है एक तरीके का इंसुलिन होता है। इस इंसुलिन की विशेषता क्या है, किस कैटेगरी का इंसुलिन है आपको बताना है। शॉर्ट एक्टिंग होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा, पीकलेस इंसुलिन होगा या ओरल इंसुलिन होगा। देखिए जो ग्लार्जिन है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है, लंबे समय तक काम करेगा। तो अब आप इन 3-4 ऑप्शन में से देख लीजिए कि जो लंबे समय तक का जो सेंस जा रहा है वो किस ऑप्शन में जा रहा है। तो हिंदी में देखते हैं शिखरहीन, यानी इसका जो है पीकलेस, इंड जो है जल्दी आएगा नहीं, ठीक है ना। पीकलेस है, शिखरहीन है, इसका शिखर आने में टाइम लगता है, यानी शिखरहीन है, यानी लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। बाकी के 3 आप जो है कट कर दीजिए, ठीक है। फिर बढ़ेंगे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपका लिस्प्रो आता है, जो कि आपका क्वेश्चन आया था यूपीआरवीयूएनएल में, ठीक है, यूपीआरवीयूएनएल फार्मासिस्ट में। 74 पे चलेंगे। मेटफॉर्मिन क्या है, मेटफॉर्मिन इज सीधे सीधे आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। सल्फोनिल यूरिया है, DPP4 इनहिबिटर है, बाइगोनाइड है या अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। तो द राइट आंसर क्या होगा जाकर के, बाइगोनाइड। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ आया आपका यूपीआरवीएनएल फार्मासिस्ट में, ठीक है। अगर ये पेपर आपने यूपीआरवीएनएल के पहले देख लिया होता तो आपके 3-4 क्वेश्चन यूपीआरवीएनएल फार्मासिस्ट में सही हो गए होते। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एनालाप्रिल क्या होता है, एनालाप्रिल क्या होगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा, बीटा ब्लॉकर होगा या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को हम लोग ACE इनहिबिटर भी कहते हैं और यही इसका राइट आंसर है। एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंड्रोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ठीक है, ये सारी जो है आपकी ACE इनहिबिटर होंगी जा करके। प्राथमिक टीकाकरण में DPT डैश के रूप में दिया जाता है। इन प्राइमरी वैक्सीनेशन DPT इज गिवन एज, प्राइमरी वैक्सीनेशन में DPT को किस तरीके से देते हैं, 3 डोज एट 1 मंथ इंटरवल, 3 डोजेज एट 3 मंथ इंटरवल, 5 डोजेज एट 1 मंथ इंटरवल या सिंगल डोज। तो क्या होगा जाकर के इसका राइट आंसर, द राइट आंसर इज 3 डोजेज एट 1 मंथ इंटरवल, यानी एक महीने के अंतराल में 3 खुराक, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर NSAID एक्सेप्ट, इनमें से सारे NSAID हैं लेकिन एक नहीं है, कौन सा, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कीटोटिफेन या पायरोक्सिकैम। जो भी आप जानते हैं उनको अलग कर दीजिए। 2 तो आप जानते हैं, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक, इनको अलग कर दीजिए। पायरोक्सिकैम में आपको दिक्कत हो सकती है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, अलग कर दीजिए। बचा आपका कीटोटिफेन, कीटोटिफेन जो है आपका NSAID में नहीं आएगा। फिर बढ़ेंगे डेक्स्ट्रोमीथॉर्फिन इज यूज्ड इन कफ सिरप एज, जो डेक्स्ट्रोमीथॉर्फिन होता है वो कफ सिरप में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर्स, म्यूकोलिटिक या सप्रेसेंट। तो ये कफ सप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के, यानी कफ का संदमन कर देगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्सेप्ट ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या एल्बेंडाजोल। आप सब लोग बिना बताए आंसर पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया टिक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्बेंडाजोल 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 80 नंबर है क्वेश्चन का, यहाँ से आपका ये पेपर खत्म होगा। पढ़ लेते हैं क्या है। द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी NPPA एक्सेप्ट। NPPA के बारे में सारी बातें सत्य हैं, केवल एक असत्य है, वो भी कौन सी है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट कैन फंड स्टडीज रिगार्डिंग प्राइस ऑफ ड्रग्स, इट मॉनिटर ड्रग्स शॉर्टेज एंड टेक appropriate action to rectify it, it collect and maintain data regarding the import and export of the drug। तो इसमें राइट आंसर भैया यही है कि ये एक सांविधिक निकाय है। ये बात जो है पूरी तरीके से गलत है, इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे।
और ना ही इसको आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चन थे। यहाँ से हम लोगों ने इसरो फार्मासिस्ट का पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की इसी तरीके से जो MCQs हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो सेट पेपर हैं, वो लाते रहेंगे और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसकी जानकारी भी देते रहेंगे। आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।